नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, अपना ये टेलीग्राम का चैनल है हरियाणा कौशल और आपके सवाल मेरे जवाब ये पार्ट 2 लेके आया हूँ साथियों। इसमें कुछ भाइयों के कमेंट्स थे, उनके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है साथियों, कमेंट तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन कुछ साथियों के कमेंट लिए हैं। ठीक है, और ये अपना चैनल है साथियों हरियाणा कौशल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत से कर्मचारी और बहुत से हरियाणा कौशल से रिलेटेड भी साथी वहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है साथियों, और आप अपनी कोई नई इन्फॉर्मेशन नई जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं लेटर और इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। ये देखिए साथियों, कौशिक जी हैं, ये भाई लिखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट वाले भी इसमें आते हैं क्या। भाई देख, थर्मल पावर प्लांट वालों का अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है। एक सिर्फ यमुनानगर में हुआ था कुछ ड्राइवरों का। उसके बाद में जो ये 3 और थर्मल पावर प्लांट है पीटीपीएस और आरजेटीपीपी, इनमें किसी का भी नहीं हुआ है क्योंकि ये एक्टिविटी के अंदर आते हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्टिविटी में होता है साथ ही। अभी तक इनका किसी का भी नहीं हुआ है थर्मल पावर प्लांटों में। ठीक है, कुछों को छोड़कर जो पार्ट 1 में थे। और ये आगे साथी कह रहे हैं कि क्या जुलाई से सैलरी बढ़ जाएगी। जी हाँ भाई, जुलाई से सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन एचकेआरएन की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन आपको जो अलग से जो लगे हुए ना, जो मिनिमम वेजेज जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वाले, तो उनकी सैलरी हर 6 महीने बढ़ जाती है। पहले जनवरी में बढ़ती है और फिर उनकी जुलाई में बढ़ जाती है। ठीक है, फिर जुलाई में बढ़ती है उनके 300 रुपये के करीब या 350 रुपये कुछ ऐसे बढ़ते हैं साथी। अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया कि हम कितने दिन में सैलरी बढ़ाएंगे। आगे साथी लिख रहे हैं कि सर आप मुझे ये बताओ कि हरियाणा स्टेट वेयर हाउस गोदाम में लगे हुए कर्मचारियों का क्या होगा। भाई देखो, अभी तक आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बाकी आपके डिपार्टमेंट में कुछ वेरीफाई हुए थे अभी तक, और किसी ने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है। ठीक है, ये तो हम ज़रूर बताएंगे। आगे देखिए साथियों, ये साथी मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जहाँ पे PHED लिखा था साथी। तो उस साथी ने एक कहा कि इस मैंने ये PHED लिखा था, आपने हैप्पड कैसे बोल दिया। क्योंकि साथी देखो, दिन में बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, उनको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस साथी का चलो हमने गलती से बोल दिया, लेकिन ये बंदा ये कहने लग गया कि ये आप ऐसे बोलते हो, आप अनपढ़ हो, ये हो वो हो। देखो साथी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो ठीक है, आपकी थिंकिंग है, आपने जो भी बोला वो चलो ठीक है, अच्छा लगा हमें। लेकिन भाई अगर इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं यार, उनको पढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि साथी ने ये लिखा होगा। अब आपको देखिए, इसका उदाहरण दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस साथी ने लिखा कि एक्सप्रेस हट गया है भाई, क्या करें। अब बताओ भाई, इसको एक्सप्रेस मांगू या एक्सपीरियंस मांगू इसको। अगर इसको मैं एक्सपीरियंस सोचूं तो ये बात इस भाई ने ठीक लगी है, लिखी है। तो अब इस भाई को मैं ये थोड़े बोल दूंगा कि भाई तूने गलत लिख दिया, ये कर दिया। चलो ठीक है, जिन्हें समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट दे दिया और हमारे जितनी समझ में आया हमने उसको पढ़ दिया, तो यार इसमें गलती क्या है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमने गलती से पढ़ दिया और इस भाई से गलती से लिखा भी गया। चलो चलो ठीक है, हमने बता तो दिया। लेकिन यार किसी को गलत ब्लेम नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप किसी को, आप खुद भी समझदार हो यार, आप पढ़े लिखे हो तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। अगर आप अनपढ़ ही होते तो आप घर पे बैठे होते। आजकल थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो वो बाहर चला जाता है साथी, तभी वो काम करने लगता है। और अनपढ़ के लिए तो कोई आज के टाइम में है भी नहीं। अनपढ़ के लिए बड़ा ही मुश्किल है जीना। आप पढ़े लिखे हो तभी तो ये लिख पाते हो, नहीं तो कौन लिखता और कौन इन वीडियो को देखता। तो साथियों ऐसा मत किया करो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, गलती हो जाती है। अब ये इस साथी का ही देख लो, अभी ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस हट गया भाई। अब देखो भाई विनोद कुमार, आपका एक्सपीरियंस हट गया है तो पहली बात तो देखो, दो दो बातों से आपका एक्सपीरियंस हट सकता है। पहली बात तो आपने डीडीओ गलत लगाया होगा। ठीक है, अगर आप कहते हो कि हमने डीडीओ तो बिल्कुल ठीक लगाया था, तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस आपने, हो सकता है आपका गलत, आपने वेरीफाई नहीं करवाया हो, वैसे एक्सपीरियंस लगा दिया हो। अब साथ ही अब ये देखो, छोटे से कमेंट में हम क्या क्या समझ पाएंगे। अब अगर इस भाई को ये लिख दिया कि आपने डीडीओ गलत लगाया था, तो ये कहेगा कि नहीं डीडीओ तो ठीक लगाया था। अब साथियों, छोटे से कमेंट में इतनी ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती। अब एक्सपीरियंस तो 2-3 तरह से हटा रहे हैं। अब डीडीओ के पास वेरीफाई होने के लिए जाता है। अब उसने डीडीओ गलत सेलेक्ट कर दिया और वो हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का, तो डीडीओ उसको रिजेक्ट कर देगा।
अब कई साथियों ने क्या हुआ था कि जनवरी में फॉर्म भर दिया, जनवरी में डीडीओ का ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन अभी ये बाद में आया है मार्च अप्रैल में। अब ये बताओ कि चलो ठीक है जनवरी में इसने भर दिया तो दोबारा से डीडीओ का ऑप्शन आता तो डीडीओ सेलेक्ट करना था। अब डीडीओ में भी कई लिंक दिए हुए हैं साथियों, अब उसको किस तरह से समझें। चलो ठीक है, इस साथी ने चलो ठीक है हमने इसको जवाब देने की कोशिश करी है। ठीक है साथियों, तो ऐसा ना किया करो यार। आगे देखिए ये कह रहा है कि सैलरी बता भाई, ये सैलरी के बारे में पूछ रहा है भाई। देखिए सैलरी अगर आप HKRN की बात करते हो कि HKRN की सैलरी, HKRN की सैलरी भाई बहुत से साथियों की जा चुकी है जिसका डाटा वेरीफाई हो चुका था। अब जिसका डाटा ही वेरीफाई नहीं होगा तो यार हम सैलरी कहाँ से करवाएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वही आपको बता पाते हैं दोस्त। बाकी आप बुरा ना माने यार हमारी बातों का। चलो ठीक है हम जो बोल देते हैं यार, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सैलरी भाई आपकी, अगर आप किसी वैसे लगे हो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो जैसे आपकी सैलरी पहले आती थी उसी तरह से आएगी। आप कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कोई कंप्लेंट करोगे उसकी तो आपको जॉब से निकाल देगा, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट को जब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसको एक ठेका दिया जाता है, हमें ये 500 पेज हैं ये टाइप करवाने हैं, हमें ये पेड़ हैं इतने ये पेड़ कटवाने हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी होती है वो किस बंदे से कटवाए, इसमें डिपार्टमेंट वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जैसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सैलरी आती थी साथ ही वो उसी तरह से आएगी। कॉन्ट्रैक्ट वालों पे लेटर आ रहे हैं लेकिन अभी तक उन पर कोई गौर नहीं हुआ है। लेटर तो बहुत से आते हैं और जो लेबर लॉ है साथी 1970 का जो लेबर लॉ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी भी साथी का EPF भी कट करना पड़ेगा, ESIC भी कट करना पड़ेगा, पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर फिर भी अपना बिल पास करवा लेते हैं बिना ESI बिना EPF के। ठीक है, तो वो जिस तरह से कर रहे हैं साथी वैसे तो देखो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सैलरी टाइम पे देनी चाहिए, लेकिन इस सैलरी ना देने का टर्म भी बहुत से फंडे होते हैं। अब वो सैलरी ना देने का कारण होता है कि उसका बिल रुक जाता है अकाउंट में। अब अकाउंट से वेरीफाई अगर बिल नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से देगा। कई बार क्या होता है कि अकाउंट वालों के पास वो कागज़ पूरे नहीं देता तो अकाउंट में बिल पास नहीं होता। तो भाई साहब अगर आपकी HKRN से सैलरी है रुकी हुई है तो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है, क्योंकि काम इस पे प्रोसेस में है। कुछ एक बंदों की रही है, बाकी बहुत से बंदों की सैलरी आ चुकी है और अभी आपका अटेंडेंस भी शुरू हो जाएगी अभी। ठीक है, अटेंडेंस लगनी शुरू हो गई है और जो ये जून वाले हैं उनकी तो उनकी जुलाई के 10 तारीख तक सैलरी आ जाएगी। आगे इस भाई देख लीजिए, ये भाई पूछ रहे हैं कि भाई अविवाहित बंदे को चिल्ड लीव की क्या ज़रूरत है। अब ये देखिए साथियों, अब इसका मैंने ये देख लिया भाई इसने किस वीडियो पे कमेंट किया था। ये देख लीजिए, ये हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं पुरुष हो या महिला दोनों को चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। अगर हम इसका पहले से वाली वीडियो पे देखते जो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आई है तो उसके अंदर CL लिखा हुआ है। ठीक है, तो CL के अंदर अभी ये हम दोनों काउंट कर देता अगर मैं, फिर ये भाई कहता कि नहीं मैंने तो चाइल्ड लीव के लिए पूछा था, आपने कैजुअल लीव क्यों ऐसे बोल दिया। कैजुअल लीव तो साथी वो होती है कि जैसे हमें कोई HKRN के अंदर आई है भाई, कोई काम हो गया या और हो गया तो उसके अंदर आप 10 छुट्टी ले सकते हो। लेकिन इस साथी ने सही लिखा है, ये कैजुअल ये चाइल्ड लीव के लिए पूछ रहा था कि भाई अविवाहित बंदे को चाइल्ड लीव की क्या ज़रूरत है। जी हाँ साथी, ये उसी बंदे को मिलेगी अगर उसकी जैसे शादी होगी, उसकी वाइफ गुजर जाती है तो उसको उन बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलेगी। अगर कोई शादीशुदा है उसका तलाक हो जाता है तो उसके पास बच्चे हैं तो उसको छुट्टी मिलेगी। तो ये इस कंडीशन में छुट्टी मिलेगी, वैसे अविवाहित बंदे को ऐसी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे ये देख लीजिए, ये पूनम सोदी ये बहन होगी अपनी, भाई इनमें भी नहीं पता चलता यार बहन है या भाई है चैनल में। चलो ठीक है, जो भी बहन है भाई है। सर मैंने डायरेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ज्वाइन किया था, न्यूज़पेपर में जॉब निकली थी, टाइपिंग टेस्ट इंटरव्यू हुआ था, 3 साल के बाद एक्सटेंशन नहीं हुई, फिर भी बीच में गैप दे के 4 महीने का फिर नहीं आई तो मुझे शोधनी। अब ये देख लीजिए साथियों, ये गलती हो जाती है यार टाइपिंग में, ऐसा नहीं होता। ये अब छोड़ना लिखना चाहती है बता तो भी जॉब क्या मुझे HKRN की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आएगा। देखो बहन ऐसा है, अगर आपके डिपार्टमेंट ने अगर HKRN के पास डाटा भेजा है तो आपका ऑफर लेटर आएगा, नहीं तो आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा।
सबसे पहले डिपार्टमेंट के डीडीओ का काम है। आपका डीडीओ आपका डाटा भेजता है या नहीं भेजता, चाहे कोई एक्सपीरियंस वाला हो या फिर कोई लगा हुआ हो। जब तक डीटीओ अपना इंडेंट बना के नहीं भेजेगा डिपार्टमेंट के पास कि इतने बंदों की हमें ज़रूरत है, तब तक किसी का ऑफर लेटर नहीं आएगा। ठीक है। अब आपके डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता बहन कि आप डी के डिपार्टमेंट ने आपका डाटा भेजा या नहीं भेजा। जैसे ही आपका डाटा भेज दिया होगा तो आपका ऑफर लेटर आएगा, नहीं तो आपको जब तक डिपार्टमेंट चाहेगा आपको रखेगा, नहीं चाहेगा तो वो आपको निकाल देगा, आपको नहीं रखेगा। क्योंकि HKRN के भी अंदर भी ऐसा ही है साथियों। HKRN जो पॉलिसी बनाई है ना, वो ऐसी घटिया पॉलिसी बना दी है, वैसा आप कह नहीं सकते। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपका 10 दिन की भी जॉब हो सकती है, आपकी 1 महीने की भी जॉब हो सकती है, आपकी 6 महीने की भी जॉब हो सकती है, और 1 साल के बाद तो आपकी जॉब जाने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। क्योंकि 1 साल के बाद जैसे ही 1 साल होने को होता है तो दोबारा से HKRN ने बोला है कि आपको पूरे डिपार्टमेंट से वेरीफाई करना होगा, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास डाटा भेजना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेंगे, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको कितने बंदों की ज़रूरत है। उन बंदों का हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए, भाई इस बंदे के लिए इस काम की ज़रूरत है और इसलिए हमें ये बंदा चाहिए। ठीक है साथियों, तो पूरी जानकारी उनको देनी होगी, जब जाके HKRN उनको बंदे देगा। अब ये बताइए कि अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो उसके विषय में इतनी जानकारी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं देने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं इतनी जानकारी उसको बताऊं और फिर जाके इस बंदे को रखूं। तो इससे अच्छा तो वो है यही बोल देगा कि ठीक है हमारा काम चल गया, अब हमें बंदे की कोई ज़रूरत नहीं, अब इसको निकाल दो। तो वो निकल जाएगा साथियों, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो 1 महीने के बाद में चला गया तो वो चला ही गया, वो चाहे कुछ भी कर ले उसको जॉब नहीं मिलेगी। अगर दोबारा से फिर HKRN के पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जाती है तो उस बंदे को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी जिसको हटा दिया गया है। उसके बाद में फिर एक्सपीरियंस वाले का नंबर आएगा, एक्सपीरियंस वाले से में भी नहीं मिला फिर उसको फ्रेशर की रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ेगी। और फ्रेशर वाले अभी अभी वेट करिए, अभी CET के बाद में इन्होंने लिखा है कि इनको कुछ स्कोर दिया जाएगा। अभी CET का एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका कुछ चांस होंगे, जब ये आपके नंबर वगैरह काउंट होंगे जो फ्रेशर के हैं। जो एक्सपीरियंस वगैरह है और है इनके नंबर अलग से काउंट होंगे। और जिसके पास में जो अभी फिलहाल से यानी कि जो जॉब से हटा दिया है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो आपके कुछ कमेंट थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो साथियों मैं ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा। दिन में कम से कम भी 500 कमेंट आते हैं साथी, और उनके जवाब भी देना होता है, ड्यूटी पर भी जाना होता है, और कुछ अलग से कोई वो काम भी हो जाता है, वो भी करने पड़ते हैं। तो साथियों कुछ टाइम निकाल के आपके लिए छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। और बाकी हम खुद को इतना करना नहीं चाहते कि हम इतने पढ़े हैं वो पढ़े हैं, हम सिर्फ आपकी तरह ही हैं साथी, और ज़्यादा वो ना किया करें, वैसा हम आपसे रिक्वेस्ट ही करते हैं। भाई क्या जॉब ज्वाइनिंग के बाद चेंज हो सकती है? हाँ भाई प्रदीप शर्मा, ज्वाइनिंग के बाद चेंज हो सकती है। आपकी जॉब उस टाइम पे चेंज हो सकती है अगर कोई ये आपका डिपार्टमेंट, अब जैसे एक डिपार्टमेंट आपका हिसार में है और दूसरा उसी की संस्था कोई जैसे फतेहाबाद में है, तो आपका डिपार्टमेंट चाहेगा तो आपको फतेहाबाद भेज सकता है, नहीं तो HKRN में ऐसा अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी है कि आप खुद चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट चाहेगा तो चेंज कर सकता है आपकी ज्वाइनिंग। ठीक है, बाद में बाकी ऐसा कोई आपको नहीं भेजा जाएगा। और अगर आप ये जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं कि जॉब क्रेट, भाई क्या जॉब ज्वाइनिंग के बाद चेंज हो सकती है? भाई ये जॉब के लिए पूछ रहा है। अब ये देखो, ये जॉब के लिए ये पूछ रहा है कि जब से इसने कुछ इसकी पहले कुछ दूसरी जॉब थी जैसे कोई अलग से, तो ये क्रिएट करवाना चाहता है, कोई नई जॉब क्रिएट हो सकती है क्या? हाँ भाई साहब, आपकी जॉब क्रिएट हो सकती है, आपकी जॉब क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट क्रिएट करवाएगा, वो आपका DDO क्रिएट करवाएगा। और DDO के पास आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और DDO को परमिशन अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल लेके वो HKRN को भेजेगा कि इस बंदे की इस जॉब पे हमने रखा हुआ था तो इसकी ये चेंज करी जाए, तो आपकी चेंज होगी, नहीं तो आपकी चेंज नहीं होगी। DDO को अप्रूवल लेके HOD से साइन करवाने पड़ेंगे, फिर जाके आपकी चेंज होगी साथी, ऐसी चेंज आपकी नहीं होगी। अभी ये भाई भी कमेंट करने लग जाता कि आपने दूसरी बात बता दी थी। साथी को समझने में हो जाता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कुछ भाइयों को तो उस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, वो भी उसको मिल गई। तो साथियों आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।